नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जो कि एक खास मौके पर क्या कुछ कहने सुनाते हैं। जीवित रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, पूरा सहयोग कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। कहीं पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का शुभारंभ हो रहा है, कहीं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, नई डिजाइन आपको उपलब्ध हो सके। पैकेजिंग को कैसे हम आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन पैकेजिंग के माध्यम से आपको देश और दुनिया के मार्केट में आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, इसके लिए भी तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और डबल इंजन की सरकार भरपूर सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ट्रेनिंग के उपरांत टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है और टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इस प्रकार के लोन मेले के साथ उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य। लेकिन अभी एक कार्य बाकी है कि जो लोन में ब्याज लगता है, इस ब्याज पर उन्हें सब्सिडी सरकार से उपलब्ध हो। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लिया है और 5 लाख रुपए में उस व्यक्ति पे अगर 25,000 या 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अगर डिजिटल पेमेंट से उस व्यक्ति ने अपना समय पे किस्त जमा की है तो इस 30,000 की राशि में एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उसको सब्सिडी दे, जिससे वह ब्याज के उससे मुक्त होकर के मूल धन की तरफ आगे बढ़ सके और उससे इन कारीगरों को काफी प्रोत्साहन होगा और बैंकर्स को भी सुविधा होगी। बैंक को भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको अगर हम तेजी से कर सकेंगे, एक दूसरा प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई यूनिट को और हस्तशिल्पी और कारीगरों को ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर चुके हैं। उसके पास ही एक हॉट का निर्माण करना बन सकता है। गांव में बड़ी ग्राम पंचायत, अब तो बड़ी बड़ी भी ग्राम पंचायतें हैं, 5,000 10,000 की आबादी का ग्राम पंचायत है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना एक बड़ा कस्बा भी है। वहां पर हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यों। एक जगह कोई बढ़ई है, उनके लिए शोरूम का निर्माण का कार्य। एक जगह हम लोग किसी के लिए वहां पर सैलून का कार्य हो सकता है, कहीं पर किसी अन्य के लिए और भी काम हो सकता है। हलवाई भी अपना काम कर सकता है, वहां दिन भर अपना मिठाई और चाय भी बेचे, समोसा भी बेचें और साथ साथ जब शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उस समय भी वह आराम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के यहाँ किराए पे भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा करके, क्योंकि अब हलवाई का काम तो वही करेगा जो व्यक्ति रोज इससे जुड़ा हो। पता लगा साल में एक दिन ही व्यक्ति हलवा या पूड़ी बना रहा है और बनाने के लिए गया उल्टा कर दिया, तो उसके बेचारे जिसके यहाँ शादी ब्याह होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए उसकी ट्रेनिंग उसके साथ जोड़ना, बिक्री भी होगी, हर दिन उसकी कमाई भी होगी, केवल सीजनल नहीं रह पाएगा वह नियमित रूप से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है और इसके लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। अभी कल जिस स्कीम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे, उस स्कीम को के साथ हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान को कैसे जोड़ सकेंगे, इन सबको आगे बढ़ाने का कार्य होना है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तेजी के साथ इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है
जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए तो उनको हम लोगों ने उस समय समायोजन एमएसएमई यूनिट में ही किया था। वहीं पर उन्होंने अपना कारोबार संभाला था, वहीं पर उन्होंने कार्य करके अपने हुनर का परिचय दिया था, उन लोगों को रोजगार मिला था और उनको भी कहीं नहीं लगा कि साहब वे अपनी रोजी रोटी छोड़ करके आए हैं तो कोई कार्य नहीं मिला। ये सभी चीजें आगे बढ़ी, तो ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। बैंकर्स की बड़ी भूमिका इसमें है और मैं इसीलिए यहां पर रिजर्व बैंक के अधिकारी भी हैं, हमारे लीड बैंक के अधिकारी भी हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भी हैं, अन्य सभी। तो विश्वकर्मा श्रम आयोजन को लेकर क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने सुना। अब आप वापस बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम जनहित की ओर। यूपी के औरैया से एक कलयुगी बेटे की करतूत रिश्तों को शर्मसार कर गई। संपत्ति के विवाद के चलते कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और डबल मर्डर की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। औरैया में कलयुगी बेटे की करतूत, समाज के गिरते मूल्यों का तगाजा, रिश्ते शर्मसार, माँ बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा। दंपत्ति के 3 बेटे, 2 को ही दी थी जमीन। आरोपी बेटे रमाकांत के 2 बेटियां, नहीं था बेटा। जमीन में हिस्सा न मिलने से मां बाप से था नाराज। औरैया के दिव्यापुर में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला चौंकाने वाला है। समाज के गिरते मूल्यों के चलते यहां जमीनी विवाद में बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी होते हुए ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं हत्या आरोपी फरार बेटे की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना को लेकर एसपी औरैया चारू निगम ने बताया कि जांच में पता चला है कि बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बड़े बेटे रमाकांत के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके बड़े बेटे रमाकांत ने कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है। जल्द ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिव्यापुर अंतर्गत बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना दिव्यापुर में पुराना दिव्यापुर गांव है, जिसमें आज सुबह सर्वेश पुत्र श्यामलाल राजपूत के द्वारा सूचना दी गई कि ये लोग 3 भाई हैं, रमाकांत, उमाकांत और सर्वेश। इनमें से बड़े भाई रमाकांत के द्वारा इनके माता पिता श्यामलाल राजपूत और राम जानकी, इनकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। ये रमाकांत, उमाकांत, सर्वेश तीनों एक ही मकान में रहते थे। पूर्व में इनके बीच में मनमुटाव के कारण माता पिता ने उमाकांत और सर्वेश के नाम उनकी 4 बीघा खेती कर दी थी, जिसको लेकर इनके बीच में कसीदगी व्याप्त थी। रमाकांत को कोई ज़मीन ना मिलने के कारण अक्सर ये विवाद करते थे। कल रात को माता पिता गांव में जो जानवर बंधे होते हैं उसके पास एक छप्पर में सोए थे। रात का फ़ायदा उठा के इन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी, जिसमें ये वर्तमान में फरार हैं। इनका सिजरा आदि डिटेल बना के इनकी अरेस्टिंग हेतु टीम्स लगाई गई हैं। मौके से शवों का पंचायतनामा करके दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेजा गया है। शेष इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। छोटे बेटे सर्वेश की लिखित तहरीर पर नामजद अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बता दें कि थाना दिव्यापुर निवासी बुजुर्ग श्यामलाल राजपूत अपनी पत्नी राम जानकी और 3 बेटे रमाकांत, उमाकांत व सर्वेश के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले श्यामलाल ने बड़े बेटे रमाकांत से नाराज होकर 4 बीघा खेती अपने छोटे बेटे उमाकांत और सर्वेश के नाम कर दी थी, जिसके चलते बड़े बेटे रमाकांत का विवाद अपने पिता श्यामलाल से होता रहता था। बृहस्पतिवार देर रात को भी पिता पुत्र के बीच जमीन को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर बड़े बेटे रमाकांत ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने पिता श्यामलाल और माता राम जानकी की हत्या कर दी। वहीं जब तक अन्य 2 बेटे घर से बाहर आते, रमाकांत हत्या करके फरार हो गया। क्या घटना घटी है?
मम्मी पापा को बड़े भाई ने जान से मार दिया है। काहे से? ऐसी लड़ाई हो गई थी थोड़ी बहुत, परसों FIR दी थी यहाँ। कोई नहीं पहुँचा। कल दोपहर में गाली दिया था, मार दिए एक आदमी का, सीधा तो मार के चले गई। भाई का नाम क्या था? रमाकांत। रमाकांत। अच्छा, तो ये काहे से हत्या की है माता पिता की? अब पता नहीं लगा गाय से की है, कुड़ारी है, गाँव से काटा है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि श्यामलाल के बड़े बेटे रमाकांत की 2 बेटियां हुई थी। बेटियों की शादी हो जाती तो रमाकांत की जमीन का कोई वारिस न रह जाता। इसी के चलते श्यामलाल ने बड़े बेटे रमाकांत को जमीन में हिस्सा ही नहीं दिया था। गांव में 7 बीघा खेत में 2 भाइयों में सर्वेश और रमाकांत का हिस्सा था और रमाकांत का नहीं था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। औरैया में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या धारदार हथियार मारकर कर दी। वहीं आपको बता दें कि उनके छोटे बेटे सर्वेश ने बड़े भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। बुजुर्ग दंपति एक झोपड़ीनुमा घर में रहते थे। वहीं आपको बता दें कि रामलाल के 3 पुत्र थे, उमाकांत, रमाकांत और सर्वेश। तीनों में अलग अलग घरों में बंटवारा कर कर बुजुर्ग दंपति एक झोपड़ीनुमा घर में रहते थे। उनकी देखभाल उनका छोटा बेटा सर्वेश करता था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बुजुर्ग दंपति के 3 बेटों में हत्यारोपी सबसे बड़ा बेटा था, जिसके 2 बेटियां थीं और बेटा नहीं था। बुजुर्ग दंपति ने इसलिए उसे जमीन में हिस्सा नहीं दिया था कि बेटियों की शादी के बाद उनकी जमीन का वारिस उनका दामाद होगा। इसलिए हिस्सा न देने पर उनके बड़े बेटे ने बुजुर्ग दंपति की सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों 1 बीघा जमीन को बेचा गया था, जिसमें रामलाल ने अपने 2 छोटे बेटों को उस पैसे में हिस्सा दिया था। बीते 2 दिन पहले भी बड़े बेटे का झगड़ा उनके माता पिता से हुआ था। बीती रात में बुजुर्ग दंपति झोपड़ीनुमा घर में सो रहे थे, तभी उनकी धारदार हथियार मारकर हत्या की गई। सुबह जब छोटा बेटा सर्वेश टहलने गया तो उसने देखा कि उनके माता पिता का शव घायल अवस्था में एक तख्त पर पड़ा हुआ देखा। सर्वेश भागता हुआ जब बड़े भाई के घर पर गया तो बड़ा भाई फरार मिला। आनन फानन में सर्वेश ने पुलिस को सूचना दी। औरैया SP चारू निगम समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से बड़े बेटे और माता पिता में झगड़ा चलता आ रहा था। वहीं SP चारू निगम ने बताया कि छोटे बेटे सर्वेश की तहरीर के आधार पर बड़े बेटे की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हिदायतन गांव में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तरीके से यहां पर माता पिता की हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद के चलते एक शख्स अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें भी हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले से जुड़ी। कुशीनगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर अधेड़ ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। निर्मम तरीके से पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा है। पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है। रामकुला थाना क्षेत्र के फुलवरिया मगरिब गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद ये शख्स फरार हुआ और यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो अधेड़ ने पत्नी और बेटी की
हत्या की, दामाद पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या हुई है। अलग अलग जगहों पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। बेटी की करतूत से एक तरफ रिश्ते शर्मसार हुए हैं, और इसी सब मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। तरुण निगम जी हमारे साथ में है, मनोचिकित्सक हैं, कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमोल कुमार जी हमारे साथ में हैं, संवाददाता हैं, कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सच्चिदानंद पांडे संवाददाता हैं, कुशीनगर से जुड़ चुके हैं, और उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता औरैया से जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मामले का अपडेट लेते हैं। औरैया से खबर आई है, औरैया से उमेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, औरैया में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला क्या मामला सामने आया है, उससे जुड़ी क्या पूरी जानकारी है आपके पास? मामला औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के पुरानी दिव्यापुर का है, जहां पर रिश्ते को शर्मसार बेटे के द्वारा किया गया है। एक श्याम लाल नाम के जो अधेड़ दंपति अपनी राम जानकी पत्नी के साथ एक झोपड़ी नुमा घर में रह रहे थे। श्यामलाल के 3 बेटे थे, उमाकांत, रमाकांत और सर्वेश। तीनों बेटों को अलग अलग घर में बंटवारा करके श्यामलाल पत्नी राम जानकी के साथ एक झोपड़ी नुमा घर में रह रहे थे। वहीं आरोप उनके सबसे छोटे पुत्र सर्वेश ने यह लगाया कि पिताजी के द्वारा बड़े भाई जो रमाकांत है, उनके 2 बेटियां थीं, तो पिताजी ने बेटियों के होते उनको जमीन में हिस्सा नहीं दिया था। ये आरोप लगाने के चलते उन्होंने बताया कि उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी हत्या कर दी गई। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जब श्यामलाल एक झोपड़ी में रह रहे थे और बीते रात में जब सुबह हुई 4 बजे, तो सबसे छोटा बेटा जो उन बुजुर्ग माता पिता की देखरेख करता था, तो वो टहलते हुए गया, तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी नुमा जो उनका घर था, उसमें तख्त पर दोनों दाम्पत्य जो बुजुर्ग माता पिता थे, उनके जो शव हैं वो किसी धारदार हथियार से उनके सिर को कुचला गया है। तो आनंद में सर्वेश ने भाग के देखा अपने भाई के घर पे, तो बड़ा भाई जब घर में नहीं मिला, पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची और यह चारों ने गांव में तैनात हो गया और शव को कब्जे में लिया। छोटे भाई सर्वेश की तहरीर के आधार पर बड़े भाई रमाकांत की पत्नी को हिरासत में पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं, जो बेटे और पुत्र के जो माँ के जो रिश्ते हैं, उनको औरैया में कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर किया गया है। हालांकि जो ग्रामीणों से जानकारी मिली है, उसमें एक बात और सामने आई है कि रामलाल के 7 बीघा जमीन थी, 1 बीघा जमीन एक आध हफ्ते के अंदर बेची गई। ठीक है, यानी रिश्तों को शर्मसार कर दिया, एक बेटा ही अपने माता पिता की हत्या का जिम्मेदार बन गया। और आगे बढ़ेंगे, सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ में है, कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद, कुशीनगर में क्या मामला था, जल्दी से बताएं, उसके बाद तरुण जी के पास जाएंगे। जी, आपको बता दें कि रामकोला थाना क्षेत्र के फुलवरिया मगरीब की यह घटना है, जहां पर छोटे बच्चे की विवाद को लेकर पति ने ही अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि छोटे बच्चा कहीं से घूमकर आए, घर पे आया, वही पति उससे पूछने लगा, इसको लेकर के उसकी पत्नी और पति में दोनों में तकरार हो गया, जिसको छुड़ाने के लिए उसकी बच्ची बीच बचाव करने के लिए गई, उस पर भी लोहे के राड से उसके सर पे प्रहार कर दिया और फिर पत्नी के सर पे प्रहार कर दिया, जिससे मौके पे उन दोनों की मौत हो गई और वहां से पति फरार हो गया। आसपास के ग्रामीण जब वहां पे पहुंचे तो खून से लथपथ घर को देखा, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया और एक टीम गठित कर दी, जिससे फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, तरुण जी के पास जाएंगे। तरुण जी, आपने सुन लिया होगा, दोनों ही जगहों के जो मामले हैं वो लगभग अपने ही अपनों के लिए खतरा बन गए। आप मनोचिकित्सक हैं, उस लिहाज से बताइए कि वर्तमान के समय में आखिर ऐसी घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है? अपने अपनों ही जान के दुश्मन बन रहे हैं, अपनों की ही जान के। एक जगह पर एक बेटा माता पिता की हत्या कर देता है जमीन के विवाद में,
क्या आखिर इसके पीछे वजह होती है, कहाँ कमी रह जाती है? क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं जो सबसे खास माने जाते हैं इस समाज में। माता पिता और बेटी का रिश्ता आप समझ सकते हैं ना कि सभ्य समाज में किस तरीके का माना जाता है, और क्या हो अगर एक बेटा ही अपने माता पिता की जान ले ले। जी, मैं इसके बारे में मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा कि गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन भी है, और जैसे उदासी है, जैसे कि प्यार है, मोहब्बत है ना, तो गुस्सा भी एक नॉर्मल इमोशन है जो लोग एक्सप्रेस करते हैं या लोग बताते हैं जब वो नाराज होते हैं किसी बात से। पर गुस्सा थोड़ी देर के लिए आना चाहिए, वो गुस्सा दिमाग से चले जाना चाहिए, और इंसान को गुस्सा करने के बाद रियलाइज होना चाहिए, यानी उसको महसूस होना चाहिए कि उसने गुस्सा सही बात पे किया, गलत बात पे किया, और क्या वो जो बात थी वो इतनी बड़ी थी कि इतना गुस्सा करना चाहिए था। होता ये है कि बहुत सारे लोग मन में अंदर, जैसे आप जो केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें करीबी रिश्ते, जो क्लोज रिश्ते होते हैं उसमें हत्याएं हुई हैं। तो जो बच्चे होते हैं ये मन में अपनी फीलिंग्स, ये इस उम्र में नहीं और पहले से भी भरते जाते हैं, मन में उनके अंदर कड़वाहट आती रहती है, पर क्योंकि आपसी संवाद स्थापित नहीं होता है, माँ बाप से अपने मन की बात कहने की क्षमता विकसित नहीं होती है, या वो माहौल नहीं होता जहाँ पे माँ बाप इतने ओपन हो कि बच्चों से बात करें, तो बच्चे ये चीजें अपने मन में निग्लेक्शन या पेरेंट्स से अपने प्रति जो उपेक्षा की भावना उनको महसूस होती रहती है। तो जैसे इस केस में बड़े भाई को लगता था कि छोटे भाई के प्रति ज्यादा लगाव है, उसको संपत्ति दे दी गई और मुझे निकाल दिया गया, तो उसके मन में क्रोध की भावना आएगी। वो ये सोचेगा कि मैं भी तो बड़ा लड़का हूं, मेरे को ना सम्मान दिया गया ना और क्योंकि मेरे पास वारिस नहीं था तो मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। तो उसको वो एक प्रताड़ना की तरह देखता है, वो उसको अपने माँ बाप से नाराज हो जाता है, और शायद पहले की भी नाराजगियां रही होंगी, पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होंगी जहां पे उसने गुस्से में कभी सामान पटक दिया होगा, कभी सिर पटका होगा, कभी गुस्से में गाली गलौज की होगी, लड़ाइयां हुई होंगी। उस समय जो इसका ये मानसिक स्थिति थी, उस समय अगर उसको उचित उपचार मिलता या उसको झाड़ फूक या कहीं और ले जाने के बजाय किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराया जाता तो उसके गुस्से का इलाज हो पाता। क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मूड डिसऑर्डर्स, जिनमें इंसान को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा जब शांत होता है तो आप याद रखिए गुस्सा शांत होने पे इंसान का जो मस्तिष्क है वो ये बताता है कि गुस्सा गलत किया था। गिल्टी फील भी करता है इंसान, जब तक वो साइकोपैथोलॉजी ना हो, यानी कि वो पेशेंट जो है वो मानसिक रूप से विकृत ना हो, तो उसके मन में ये विचार जरूर आएगा कि उसने जो गुस्सा किया है वो गलत किया। जैसे उस केस में जहां वो भाग गया है, वो भाग इसलिए गया क्योंकि अब उसको ये एहसास हुआ है कि अरे उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो भागना ही पड़ेगा। ठीक है। और भय भी होता है और गिल्ट भी होती है, सामना नहीं कर सकते समाज का। ठीक एक जगह केस था जहाँ पे कि बहन का गला काट के पुलिस स्टेशन चले गए थे। वो इसलिए चले गए क्योंकि वहां डर नहीं है, वहां गिल्ट नहीं है। गिल्ट इस बात का नहीं है कि बहन ने बदनामी की थी तो बहन का गला मैंने काटा और जाके लेके चला गया मैं अस्पताल, तो वहां पे गर्व की बात मान रहे हैं, वो ऑनर किलिंग। लेकिन यहाँ गर्व की बात नहीं है, अपने ही माँ बाप को मारना गिल्ट पैदा करता है। तो ये गुस्से के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जहाँ पे खुद को नहीं तो नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं तो औरों को पहुंचाएंगे। तो समाज को चाहिए कि टाइमली इन लोगों को पहचाने और उनका इलाज करें। ठीक है तरुण जी, आपसे हम इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा हम बात करें कि किस तरीके से अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। क्या ऐसी वजह होती है कि आखिर लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि लोग अपनों की ही जान ले लेते हैं। तरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तरुण जी, आपने कहा कि समय समय पर ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए ताकि पता लग सके कि इनमें किस तरीके की चीजें विकृत हो रही हैं, लेकिन कैसे कोई पहचान सकता है? क्या आपको लगता है कि इनमें इस तरीके की चीजें पहले से नजर आती हैं? क्योंकि कोई शख्स ठीक तरीके से रह रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक मामला सामने आया था, उत्तर प्रदेश का मामला था। एक दिन पहले शादी होती है, परिवार का एक शख्स हर किसी 4 से 5 लोगों की हत्या कर देता है। बिल्कुल ठीक व्यक्ति था, ना तो मानसिक रूप से विकृत था, खुद को भी उसने मार दिया, तो वजह भी सामने नहीं आ सकी कि आखिर क्या वजह थी। तो ऐसे में इन लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है? क्या कुछ तरीका है? मैम, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी सोसाइटी में इस बारे में, मानसिक रोग कॉमन है और इनका इलाज होना चाहिए, तब तक ये बीमारियां बाहर नहीं आएंगी, ऐसे ही क्राइम्स होते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में जो डाटा है वो ये है कि 10 में से 1 व्यक्ति को ही मानसिक रोग का इलाज मिल पाता है। तो जो 9 लोग हैं उनका क्या होता है? वो ऐसे ही समाज में
चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और जब उनकी बीमारी विकृत रूप ले लेती है तब वो ऐसा कुछ बड़ा जघन्य कांड करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अवेयरनेस फैलाएं सोसाइटी में डिप्रेशन को लेकर के, उलझन की बीमारियों को लेकर के। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नशे को लेकर, जो नशा है बहुत सारे केसेस में देखा गया, नशा एक बड़ा फैक्टर होता है। जो लोग नशा करते रहते हैं उनके अंदर गुस्से की या शक करने की भावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो शक की बीमारी होती है वो भी, ऐसा पहले बोलते थे कि शक का कोई इलाज नहीं होता है, शक का इलाज होता है, बहुत अच्छा इलाज होता है, पर टाइमली आया जाए तो। ठीक है, नहीं तो ठीक है। यानी ऐसे में परिजन, आप ये कह रहे हैं कि परिजनों की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि शक के मामले में भी हमने देखा है कितने सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जब शक के बिना पर लोग हत्या कर देते हैं। खासतौर पर पति पत्नी के बीच इस तरीके का मामला ज्यादा होता है। हम कई बार सुनते हैं या ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं जहां पर शक के बिना पर ही एक शख्स दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाता है या फिर ले लेता है। या फिर जैसे वो सोता ना हो रात में, तो उसको कानों में आवाजें आती हैं, उसको लगता हो कि लोग उसकी बातें कर रहे हैं, या वो बाहर निकलता हो तो उसको लगता हो कि लोग उसकी तरफ इशारे कर रहे हैं, कैमरा लगा है, उसके मोबाइल हैक हो गया है। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, वो नॉर्मल दिखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, लेकिन उनका ब्रेन के अदर एरियाज है वो फंक्शन नहीं कर रहे होते। उनके दिमाग के, मस्तिष्क के अलग अलग विभाग होते हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। तो बोलना ठीक होगा, हो सकता है कपड़े ठीक से पहनते हो सकता है कार्य भी ठीक करते हो, लेकिन जहां सामाजिक होना हो वहां पे वो ना हो पाते हो, या जैसे गुस्से को कंट्रोल करना हो वो ना कर पाते हो। तो जो नॉर्मलसी है ब्रेन की वो डिफरेंट एरियाज में एक्सप्रेस होती है, अलग अलग क्षेत्रों में दिमाग कार्य करता है। तो हो सकता है आपको जो लगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो बाकी क्षेत्र में नॉर्मल नहीं है। दोस्त ना बना पाना और सो ना पाना ठीक से, सबसे इंपॉर्टेंट तो नींद। जब मानसिक रोग चालू होता है तो नींद खराब होती है, और बहुत सारे लोगों को गैस बनना, तो ऐसा लगना कि शरीर में अंदर चीजें खराब हो रही है, ऐसा महसूस होता है। मन उदास रहना, काम में मन न लगना, तो ये सब लक्षण है। अगर इनको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाई जाए मीडिया के थ्रू ही, तो इन रोगों को पहचान के लोग इलाज के लिए कराएंगे। ठीक है, ठीक है। उमेश जी के पास चलते हैं, इसके बाद एक बार फिर से आपके पास आएंगे और विस्तार से इसको लेकर चर्चा करेंगे। उमेश, पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो वारदात आई है शर्मसार करने वाली, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी, जो दंपति का आरोपी जो पुत्र है सर्वेश, जो इनकी देखरेख करता था, उसका एक बड़ा आरोप है कि ये जो मामला है, जो बीते हफ्ता और 10 दिन के अंदर जो ये मामला है, वो जिम्मेदार कहे जाने वाले जो सुरक्षा और तमाम तरह से जो समाज के जो जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन है, इनके पास तक ये मामला पहुंचा था। कहीं ना कहीं जब पारिवारिक मैटर में जब 1 बीघा जमीन बेची गई थी, तो जो विवाद था, जो मामूली कानूनी का विवाद था, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए या न्याय के लिए प्रशासन तक, सरकार तक, जो सरकार के जो पुलिसकर्मी है थाने और तक, वहां तक जरूर पहुंचा था। लेकिन जो आरोप लगाया है उनके जो लड़के ने, सर्वेश ने, उनका साफ कहना है कि 2-3 दिन पहले हुए झगड़े में हम लोग प्रार्थना पत्र लेके पुलिस के पास गए थे। तो इसमें साफ तौर पर ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है कि पुलिस के द्वारा या समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, या फिर राजनीतिक लोग होते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन है, सही रूप से इनकी जो मदद की गई होती, या फिर जो प्रार्थना पत्र पर सही से एक्शन लिया गया होता, तो ये जो रिश्ते को जो शर्मसार किया गया, पुत्र ने जो माता पिता की हत्या की है, तो वो कहीं ना कहीं बच भी सकती थी। अगर प्रार्थना पत्र या पुलिस के सामने इस तरह का जो मैटर पहुंचा था, इस पर समय रहते अगर एक्शन हो गया होता, अगर बुजुर्ग दंपति, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक्शन लेने में भी पुलिस ने देरी की, जिसके चलते अब माता पिता को अपनी जान देनी पड़ गई और बेटे ने ही माता पिता की जान ले ली। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे पास में तरुण लगातार बने हुए। तरुण जी, देखिए, हम मनोचिकित्सक हैं आप, उस लिहाज से आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि परिजन अगर नजर रखेंगे, अगर देखेंगे कि उनके साथ रह रहा शख्स कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, या छोटी छोटी ऐसी हरकतें हैं जो अगर अत्यधिक होने लग जाएं तो इंसान को परेशान करती हैं। तरुण जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये समस्याएं होती हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो इस मानसिक रोग से विषिप्त हैं, या इस मानसिक रोग के वो
अब रोगी बन चुके हैं। ऐसे में लोगों को साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में भी शर्म आती है। अब तो फिर भी बहुत लोग जागरूक हो गए हैं तो कम से कम रुख करने लगे हैं, लेकिन ये आप भी इस बात से सहमत होंगे कि लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे में उनको इस बात का बोध कैसे कराया जाए कि उनको ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी संभव है और उनको जाना चाहिए मनोचिकित्सक के पास। देखिए, मानसिक रोगों में समस्या तो यही है। हाँ जी। हमारा दिमाग ही है जो ये बताता है कि हम बीमार हैं। जैसे बुखार है, आपका दिमाग स्वस्थ है, ये बोलेगा बुखार आ रहा है। या आपकी हड्डी टूट गई तो बोलेगा कि हड्डी में चोट लगी है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो स्वस्थ दिमाग बीमार दिमाग के ऊपर हावी है। हम लोग के दिमाग में एक स्वस्थ एरिया है जो हमें डिसीजन सही लेने के लिए बोलता है, और एक बीमार है जो डराता है या जो हमें घबराहट पैदा करता है कि ना जाओ बाहर, कुछ हो जाएगा। तो जो स्वस्थ दिमाग है वो पावरफुल होगा तो वो डिसीजन राइट लेगा। होता क्या है, मानसिक रोग में बीमार दिमाग बड़ा हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है, तो उस कारण से सही डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। इस केस में जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको दिखता है कि हाँ, इसके अंदर वो लक्षण हैं जो कि पहले नहीं थे। पहले वो ऐसा व्यवहार नहीं करता था, पहले ऐसे गुस्सा नहीं करता था, पहले वो ठीक से सोता था, पहले वो प्यार से बात करता था, पहले वो उदास नहीं रहता था, पहले वो चुप नहीं रहता था, पहले वो घुलता मिलता था, वो काम भी अच्छे से करता था, वो काम भी नहीं कर पा रहा है। ये लक्षण घर वालों को तो नजर आ रहे होते हैं, वो लोग एक्शन नहीं लेते। वो लोग सोचते हैं वो है ना, तो उन कन्विंस करके प्यार से एक चीज है, पेशेंट को अगर आप प्यार से उसकी हित के बारे में बोलेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ। अब आप उसको तू पागल हो गया है क्या, या वो उसको संबोधित करने लगे पागलों की तरह। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, अगर आपकी बातों पर ध्यान दे तरुण जी, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आसपास रह रहे लोगों की या उस शख्स के परिजनों की बन जाती है। अगर वो लोग ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे, तो ऐसी चीजों से बच भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात इस कार्यक्रम में रखने के लिए। उमेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के और अपनी बात यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जनहित में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कुछ मानसिक रोगी बन चुके हैं लोग, जो अपनों की ही जान के लिए खतरा बन गए हैं। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हैदराबाद आपको लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस CWC की बैठक जारी। बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी है और बैठक में अहम मसलों को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद हैं। तो अहम मसलों को लेकर बैठक में चर्चा, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद। तो अहम मसलों को लेकर बातचीत। हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी है। तो हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी, हैदराबाद में कांग्रेस CWC की बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अहम मसलों को लेकर हो रही चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी है। हैदराबाद में CWC की बैठक हो रही है और अहम मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बैठक में अहम मसलों को लेकर चर्चा। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, हैदराबाद में कांग्रेस CWC की बैठक हो रही है और हमारे साथ में दिल्ली से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बैठक में अहम मसलों को लेकर चर्चा, कांग्रेस की इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होने की संभावना है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? हैदराबाद में बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें पहले से ही ये तय था कि चुनावी मुद्दों को लेकर बात करनी है। तेलंगाना में जो चुनाव होंगे उसको लेकर करनी है और उसके अलावा पूरे देश में अभी चुनाव होने हैं। फिलहाल 5 राज्य जो है उन पे नजर है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और उसकी वजह से जो है ये पूरा
जो है इन्होंने पहले से सिस्टम बनाकर कांग्रेस पार्टी ने ये आयोजन किया था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये निकल कर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष है, वो इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं और अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार इसको जो है लीड कर रहे हैं और वो कई प्रकार के जो है इसमें अपना जो है पार्टी के सामने मुद्दे रखने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक जारी है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हैदराबाद में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। और इस बीच देवबंद से एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। देवबंद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देवबंद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। देवबंद में लव जिहाद का मामला सामने आया है और मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर दुष्कर्म किया है। तो मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर दुष्कर्म किया और दिल्ली में मौलवी के जरिए धर्म परिवर्तन का भी प्रयास किया गया। ये बड़ी खबर देवबंद से आपको हम बता दें। पीड़िता हिंदू संगठनों के साथ सीओ कार्यालय पहुंची है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम देवबंद से बता दें। दिल्ली में 5 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया गया और एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम हिंदू बताकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मुस्लिम युवक द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई और पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिंदू संगठन के ठाकुर सुरेंद्र पाल के साथ गई युवती। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, देवबंद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो देवबंद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर दुष्कर्म किया और दिल्ली में मौलवी के जरिए धर्म परिवर्तन का प्रयास। तो दिल्ली में मौलवी के जरिए धर्म परिवर्तन का प्रयास। पीड़िता हिंदू संगठनों के साथ पहुंची सीओ कार्यालय। तो पीड़िता हिंदू संगठनों के साथ सीओ कार्यालय पहुंची और 5 दिन तक लगातार दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई। मुस्लिम युवक के द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। तो मुस्लिम युवक के साथ पीड़िता के द्वारा दुष्कर्म किया गया। पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और हिंदू संगठन के ठाकुर सुरेंद्र पाल के साथ गई युवती। देवबंद में लव जिहाद का मामला सामने आया। दिल्ली में मौलवी के जरिए धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया गया। देवबंद से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पीड़िता हिंदू संगठनों के साथ सीओ कार्यालय पहुंची। तो पीड़िता हिंदू संगठनों के साथ सीओ कार्यालय पहुंची। और पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। हिंदू संगठन के ठाकुर सुरेंद्र पाल के साथ युवती थाने पहुंची। आम जानकारी, देवबंद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर दुष्कर्म किया। तो मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर दुष्कर्म किया और देवबंद से ये पूरा मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और इस बीच बिजनौर से एक अहम खबर सामने आ रही है। बिजनौर से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बिजनौर से बताते हैं। नदी के रपटे पर आया तेज पानी, रोडवेज बस फंस गई। बिजनौर से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पानी के तेज बहाव में एक रोडवेज बस फंस गई है और पानी का बहाव काफी तेज था। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। नदी के तेज बहाव के चलते यहाँ पर बस फंस गई और बस में सवार यात्रियों में मची चीख पुकार। हरिद्वार जा रही थी रोडवेज बस।
तो पुलिसकर्मियों ने सभी यात्रियों को बाहर निकाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोटद्वार से हरिद्वार जा रही थी रोडवेज बस। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और नदी के रपटे पर पानी आ गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी। पुलिसकर्मियों ने सभी यात्रियों को बाहर निकाला। ये अहम खबर आपको हम बता दें। नदी के रपटे पर तेज पानी आया, रोडवेज बस फंस गई। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पानी के तेज बहाव में फंसी एक रोडवेज बस। तो पानी के तेज बहाव में एक रोडवेज बस फंसने की बात सामने आई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नदी के तेज बहाव में ये रोडवेज बस फंस गई। जो यात्री इसमें सवार थे उनमें चीख पुकार मच गई। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। और सभी अमरोहा से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अमरोहा से अहम खबर, ग्रामीणों ने गंदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमरोहा से खबर, ग्रामीणों ने गंदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी जानकारी। और काफी दिनों से गांव के रास्ते पर जमा है गंदा पानी, जिसके चलते ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। गंदगी से भयंकर बीमारी होने का खतरा। तो गंदगी से भयंकर बीमारी होने का खतरा। ग्राम प्रधान पर सफाई न करने का भी आरोप लगाया। तो ग्राम प्रधान पर सफाई न करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गंदगी के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो यह अमरोहा से जानकारी, जहां पर गंदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। काफी दिनों से गांव के रास्ते पर जमा है गंदा पानी और गंदगी से भयंकर बीमारी होने का खतरा। तो गंदगी से भयंकर बीमारी होने का खतरा। ग्राम प्रधान पर सफाई न करने का लगाया आरोप। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अमरोहा से जानकारी, ग्रामीणों ने गंदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।